बुजुर्ग मास्टर जखीरा गाड़ी की सीट से टेक लगाए किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपने सीने के दर्द को दबाते हुए कड़े स्वर में कहा, स्वराज, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूं। मैं इतनी आसानी से किंग के सामने कभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन हां, आज इस त्रिकाल कबीले के अखाड़े में जो हमने अपनी इन आंखों से देखा है, उस सच को हम चाहकर भी झुठला नहीं सकते। मुझे बस इस वक्त अपने दिमाग में एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि जब किंग के पास इतनी असीम ताकत आ चुकी थी तो उसने उस पापी घोस्ट को आज जिंदा क्यों छोड़ दिया। वो चाहता तो अपनी उस सुनहरी तलवार से 1 सेकंड में घोस्ट की जान ले सकता था। उसने ऐसा क्यों किया? स्वराज ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मास्टर, आप वहां घोस्ट को जिंदा छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा हूं कि अगर किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ता तो हमारा भी वही हाल होता। जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो उस घटिया मास्टर धर्मेश की मीठी बातों में आकर यहां अपनी मौत के कुएं में आ गया था। अब मेरा उस नीच धर्मेश से दूर रहना ही सही है। मास्टर जखीरा ने कहा, देखना, तुम बहुत जल्द उसकी बातों में आ जाओगे। उधर अखाड़े के बीच में किंग वापस बहुत ही शांत कदमों से चलता हुआ सीधे मुखिया दामोदर त्रिकाल के पास चला गया था। वहां का पूरा माहौल अब पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो चुका था और आसमान में जो पिछले कई घंटों से काले बादल गरज रहे थे, वे सब अब धीरे धीरे आसमान से पूरी तरह गायब हो चुके थे और मूसलाधार बारिश थम चुकी थी। मुखिया दामोदर त्रिकाल के दिमाग के अंदर इस वक्त लगातार सिर्फ यही एक बड़ा सवाल घूम रहा था कि इस नौजवान लड़के ने इतनी असीम ताकत होने के बाद भी अपने उस दुश्मन घोस्ट को आज जिंदा कैसे छोड़ दिया। और जैसे ही किंग उनके पास पहुंचा, दामोदर ने अपनी कमजोर आवाज में सीधे यही सवाल किंग से पूछ लिया, किंग, मुझे बताओ, तुमने उस राक्षस को खत्म क्यों नहीं किया? किंग ने बहुत ही आदर भरे स्वर में कहा, बुजुर्ग लीडर, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, पर मेरा दिल नहीं माना। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक मौका देना चाहिए। शायद यह सब उसके खून की वजह से हुआ हो और यह तलवार भी नहीं चाहती थी कि मैं उसका खून बहाऊं। और मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि अगर उसके अंदर महान सम्राट का खून है तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। अगर अगली बार भी उसने यही गलती की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुखिया दामोदर त्रिकाल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नौजवान नहीं देखा था जो इतनी गहरी सोच रखता हो, और अपनी पत्नी पर हमला होने के बाद भी उसने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। दामोदर उसके शांत मन का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे। उनके दिमाग में यह भी चल रहा था कि वो प्रिंसेस ऑफ डेथ से पूछे कि उसने कैसे उस स्टोन को जागृत किया। तभी किंग की नजर पास ही पत्थरों पर लेटी प्रिंसेस ऑफ डेथ पर गई। उसकी ऐसी हालत देखकर किंग का दिल अंदर से बैठ गया। वो तुरंत तेज कदमों से चलता हुआ अखाड़े के उस दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, जहां अभी भी उसके आदमी गाड़ियों के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अब इस पूरे मैदान में सिर्फ किंग की गाड़ियां ही मौजूद रह गई थीं। बाकी दुनिया भर के सारे माफिया तो पहले ही भाग चुके थे। किंग ने अपनी गाड़ी के पिछले गेट को खोला और अंदर से अपना बैग निकाला। वो बैग टांगे हुए तेजी से वापस नैना की तरफ जाने लगा। उसके वे तीनों अफ्रीकी रेंजर्स अभी भी एक बहुत गहरे सदमे और अविश्वास में डूबे खड़े थे कि वे इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी किंग के साथ यहां आए थे। उन्होंने आज इस जंगल के बीच जो भी खौफनाक नजारा देखा था, वो उनकी पूरी लाइफ का सबसे पहला और आखिरी अद्भुत नजारा था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि वे ऐसी फाइट दोबारा कभी देख पाएंगे। उन तीनों रेंजर्स के होश पूरी तरह उड़े हुए थे। किंग ने नैना के पास पहुंचकर अपने बैग की जिप खोली और अंदर से 2 छोटी छोटी कांच की पारदर्शी बोतलें बाहर निकाली। इन बोतलों के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था जिसमें हरी चमक थी। यह लिक्विड रिकवरी स्टोन को पानी में कई दिनों तक रखने से तैयार हुआ था ताकि इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ सके, और इसी पानी की बूंदों से उसने कुछ समय पहले मास्टर विक्रम को मौत के मुंह से बचाया था। और आज इस अखाड़े में नैना की जान बचाने का भी किंग के पास यही एक आखिरी तरीका बचा था।
अथर के दिमाग के भीतर इस वक्त लगातार यही चिंता चल रही थी कि आखिर रिकवरी स्टोन इस वक्त काम क्यों नहीं कर रहा है। वो जानता था कि अगर उसका वो स्टोन अच्छे से काम कर रहा होता तो उसकी नैना ऐसी हालत में नहीं होती। किंग ने बिना नैना की परमिशन के आगे बढ़कर अपने हाथों से नैना के मुंह को धीरे से खोला और एक एक करके खुद वे दोनों छोटी बोतलें सीधे उसके मुंह के अंदर डाल दी। नैना इस वक्त इतनी कमजोर थी कि वो चाहकर भी किंग को रोक नहीं पाई और किंग को भी पता था कि वो उसकी बात सीधे तो मानने वाली नहीं थी। और उस पानी का असर तुरंत दिखाई दिया। उस लिक्विड के अंदर हीलिंग पावर अभी भी पूरी तरह से मौजूद थी। प्रिंसेस ऑफ डेथ को उस पानी के गले से नीचे उतरते ही पल भर में अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का अद्भुत एहसास होने लगा कि उसके पेट और सीने के जो वो गहरे जानलेवा घाव थे वे सब रिकवर होने लगे हैं और उसकी भारी सांस नॉर्मल होने लगी। जब किंग ने वहां पास ही चबूतरे पर लेटे मुखिया दामोदर त्रिकाल की भी ऐसी दयनीय हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने बैग से एक और आखिरी छोटी बोतल निकाली और बहुत ही आदर के साथ वो बोतल दामोदर त्रिकाल के हाथ में थमा दी। मुखिया दामोदर त्रिकाल ये लिक्विड लेना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि ऐसी चीज बहुत ही अनमोल और कीमती होती है, लेकिन किंग के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने वो बोतल ले ली। और इस वक्त उनके शरीर की जो गंभीर हालत थी, कबीले के भविष्य के लिए वे किंग की इस हमदर्दी को मना भी नहीं कर पाए। और जैसे ही दामोदर ने उस बोतल का वो लिक्विड अपने मुंह में डाला और उसे पिया तो उनके पूरे बूढ़े शरीर के अंदर अचानक से ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके घावों का दर्द किसी ने खत्म कर दिया हो। किंग ने वो तलवार आगे करते हुए दामोदर के सामने रखी और कहा, बुजुर्ग, ये आपकी तलवार और मुझे माफ करना कि मैंने बिना आपसे परमिशन लिए इस तलवार को ले लिया। दामोदर ने कहा, बच्चे, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। आज इस तलवार का मूर्ति से बाहर आना और तुम्हारा यहां पर मौजूद होना, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि ये तलवार सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किंग ने कहा, बुजुर्ग लीडर, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी दामोदर ने कहा, यह हमारे महान सम्राट की तलवार है और तुम जानते हो सदियों से यह तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास ही रही है और आज तक कभी हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा जो आज देखने को मिला। महान सम्राट खुद चाहते हैं कि तुम उनकी ये तलवार लो। किंग ने कहा, बुजुर्ग लीडर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे बस अपनी वाइफ को बचाना था, इसलिए मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ा। यह सुनते ही नैना जो साइड में पत्थर पर लेटी हुई थी वो किंग को घूरने लगी। उसने अपने आप से ही कहा, पूरी दुनिया में पर्चे छपवा दो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हर दिन अपनी लिमिट क्रॉस करता रहता है। मैं नहीं जानती थी कि यह मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तभी तो ऐसी हरकतें करता है। जब नैना किंग को घूर रही थी, इस वक्त किंग की नजर भी नैना पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी नैना ने अपनी नजरें उससे हटा ली और धीरे से बोली, बेशर्म कहीं का। तभी दामोदर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि सम्राट ने इस तलवार के लिए तुम्हें चुना है? किंग ने कहा, बुजुर्ग लीडर, यह बात मैं कैसे बता सकता हूं। तभी दामोदर ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आज तुम हमारे मेहमान हो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी खाने की व्यवस्था करवाता हूं। और तुम्हारा यह लिक्विड बहुत ही ज्यादा कारगर था। धन्यवाद बुजुर्ग, किंग ने कहा। दामोदर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा और सबसे पहले क्लेन के लोगों ने उनके नहाने की व्यवस्था की। किंग गाड़ी से अपना और नैना का बैग लेकर आया जिसमें उनके कपड़े थे। किंग ने नैना का बैग उस तक पहुंचवा दिया था। वहां कोई स्पेशल लग्जरी बाथरूम नहीं थे, बल्कि पेड़ों से घिरे हुए झरने थे। किंग पत्थर पर खड़ा होकर अपने कपड़े उतारने लगा और जब उसने अपना ब्लेजर उतारा तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स था जो देखने में काफी छोटा था और वो काफी महंगा भी लग रहा था, जैसे कि उसमें कोई अनमोल चीज रखी हो। किंग ने उसे अपनी हथेली में लिया और एक पल के लिए वो यादों में खो गया। बात उस वक्त की थी जब वो सिंघानिया फैमिली में था और उस वक्त किंग दादाजी जयराज से कुछ बात करने गया था।
और ऐसे ही बहाना लेकर वो घर में कभी कभार इस गेटअप में आता रहता था ताकि लोगों को यही लगे कि ये सिंघानिया फैमिली का प्रोटेक्टर है और उसकी फैमिली पर हमला करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे, नहीं तो जयराज से तो वो अथर्व बनकर भी मिल सकता था। उस दिन भी जब किंग जयराज दादू से बात करके हॉल में आया तो कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसे पता चला था कि उसकी ग्रेस कितनी बहादुर है और उसकी टॉलरेंस पावर किस हद तक है, क्योंकि खेलते हुए बगल की टेबल से टकराकर ग्रेस का एक दांत टूट गया था। उस वक्त उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसने अपने छोटे हाथों से अपना खून पोंछा और वो बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके बाद उसने आगे बढ़कर किंग के हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़ा दिया और उससे बड़े प्यार से रूमाल मांगा। ग्रेस के मुंह से खून निकलता देखकर पहली बार किंग का दिल कांपा था, लेकिन ग्रेस के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उस वक्त किंग ना तो अपने इमोशंस दिखा पा रहा था और ना ही छुपा पा रहा था। तभी वहां आशा जी आ गईं और उन्होंने घबराते हुए बच्ची को उठा लिया और नूर को आवाज लगाते हुए जल्दी से ऊपर की तरफ चली गईं। किंग बस उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन वो दांत उसके हाथ में ही रह गया। ये पहली चीज थी जो ग्रेस ने उसे दी थी, उसका वो छोटा सा दांत जो किंग के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो उसके हाथ से खो ना जाए। उस दिन से किंग हमेशा वो दांत अपने साथ रखता था। पहले उसने उसे एक कागज में फोल्ड करके रखा, फिर उसके लिए एक छोटा सा स्पेशल बॉक्स मंगवाया। किंग ने उसे खोला और छोटे से दांत को देखते हुए बोला, आज रिकवरी स्टोन ने काम नहीं किया। अगर मुझे या नैना को कुछ हो जाता तो हमारी ग्रेस का क्या होता। यह ख्याल दिमाग में आते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। पता था कि नैना ग्रेस के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी, लेकिन अथर्व के दिल में भी ग्रेस के लिए उतना ही गहरा प्यार था। बस वो कभी अपने प्यार को उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। मैं भी डर गया था जब मुझे पता चला था कि मास्टर विश्वजीत ग्रेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसने वो छोटा सा बॉक्स बंद किया और खुद से ही कहा, सॉरी ग्रेस, आज पापा ने गलत कदम उठाया। आगे से मैं अपना और तुम्हारी मम्मा का ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं पता था कि रिकवरी स्टोन काम नहीं करेगा। उसके बाद उसने वो बॉक्स वहां रखे बैग में रखा और फिर झरने के नीचे नहाने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ नैना के घाव अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। कबीले की लड़कियों ने उसे नहलाया और उसे उसके कपड़े पहनाए, और इतनी देर में कबीले के लोगों ने उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर ली थीं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना पकाया जा रहा था। यह ऐसा पहला कबीला था जो शाकाहारी था और अपने लिए फल सब्जियां उगाता था। कुछ देर में किंग तैयार होकर मुखिया के चबूतरे के पास आ गया था। दामोदर भी अपने कपड़े बदल कर आ गए थे। उन्होंने किंग को पत्थर पर बैठे देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, क्या सोच रहे हो नौजवान? किंग ने कहा, बुजुर्ग लीडर, आपने कहा था कि इस तलवार ने मुझे चुना है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे सामने खुद सम्राट का वंशज था और मैंने सुना कि लोग बात कर रहे थे कि आसमान से एक बड़ी रहस्यमयी बिजली की तलवार गिरी। दामोदर ने कहा, हां गिरी तो थी, लेकिन तुम क्या सोचते हो वो तलवार किसके लिए आई थी? प्राचीन किताबों में भी लिखा हुआ है कि महान सम्राट की तलवार सीना तक चीर सकती है, और वो पावर कुछ ऐसी ही थी। लेकिन मुझे पता है आजकल के नौजवान बिना कुछ देखे भरोसा नहीं करते। तुम अपना ये कोट उतारो। किंग को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? अब मुझे खुद ये काम करना पड़ेगा क्या? किंग ने कंफ्यूज होते हुए अपना कोट उतार दिया। तभी बुजुर्ग दामोदर ने शर्ट भी उतारने के लिए कहा। किंग ने कंफ्यूज होते हुए अपनी शर्ट भी उतार दी और फिर दामोदर ने किंग का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ की छाया से दूर खुली हुई धूप में ले गए, जो अभी बादलों के छटने के बाद दिखाई दी थी। और जैसे ही वो धूप किंग के शरीर पर पड़ी, उसके सीने पर एक सुनहरी तलवार का चमकदार चिन्ह दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि किंग के अंदर तलवार की आत्मा समाई हुई है।
किंग खुद ये देखकर हैरान था। तभी दामोदर ने कहा, अब तो यकीन हो गया, या फिर और कुछ जानना है? किंग तो बार बार अपने सीने को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर से यह सुनहरी रोशनी निकलते हुए तलवार का चिन्ह बना रही थी। फिर दामोदर ने किंग का हाथ पकड़ा और उसे छाया में लेकर आ गए। जब ऐसा हुआ तो वो तलवार का निशान गायब हो चुका था। इस वक्त किंग पूरी तरह से हैरान था। दामोदर ने कहा, अब अपने कपड़े पहन लो और ध्यान रहे, ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वैसे भी तुमने जो कारनामा दिखाया है उसके बाद तुम पावरफुल लोगों की नजर में आ गए हो। लोग तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे।